नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी और आप देख रहे हैं सेकेंड लेयर ट्रुथ के माध्यम से एक नई कहानी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तमाम तरह के किस्से कहानियां हम कहते हैं लगातार और आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं और उस कहानी के माध्यम से एक नई सीख देने की आप सभी को हमेशा कोशिश रहती है। और आज एक नई कहानी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे युवा साथियों के बहुत काम की ये कहानी होने वाली है। हो सकता है आपने ये कहानी सुनी हो इसके पहले भी, लेकिन याद रखिए जो इस कहानी के बाद मैं आपको बताने वाला हूं शायद वो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जी हां, कहानी का शीर्षक है पत्थर की कीमत। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक शहर था बड़ा और वहां एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी का एक पुत्र था और उसकी एक पत्नी थी। अनायास ही व्यापारी की मृत्यु हो जाती है और वो मरते वक्त अपनी बीवी को, एक पत्नी को, एक पत्थर दे जाता है और कहता है ये बड़ा कीमती पत्थर है, जब तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, बहुत ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत हो, तब इस पत्थर को बाजार में बेचना तुम। वो कहती है ठीक है। लालन पालन करती है, बच्चे का पालन पोषण करती है, बड़ा करती है उसे और लड़का बड़ा हो जाता है। व्यापार व्यवसाय के लिए उसे पैसे की ज़रूरत आन पड़ती है। लगातार काम करती है महिला, बच्चे को पाल कर बड़ा कर लेती है, लेकिन अब बच्चे को व्यापार करना है। वो कहती है कि एक काम करो, तुम्हारे पिता और कुछ तो विरासत में छोड़ नहीं गए थे, एक पत्थर है मेरे पास, वो पत्थर मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन तुम्हें वो पत्थर बेचना नहीं है, तुम्हें केवल उसकी कीमत पता करके आना है। जाओ बाजार में उस चीज की कीमत पता करके आओ कि क्या है। वो देखता है, वो उसको इतना ही समझ में आता है, बोलते ये पत्थर का टुकड़ा पिताजी ने विरासत में छोड़ा है, ये तो किस काम का है, बहुत काम का नहीं है। तो उसकी माँ कहती है उसको समझाते हुए कि तुम्हें क्या करना है, तुम जा करके इसकी कीमत भर पता करके आओ, बाकी मैं सब करूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी पूरी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। लड़का घर से बाहर निकलता है, पहुंचता है, एक सब्जी वाली उसे दिखाई देती है। वो उससे कहता है कि इस पत्थर के एवज में, इस पत्थर की कीमत क्या है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ये गाजरें जो मैं बेच रही हूँ, ये मैं गाजर तुम्हें दे सकती हूँ, आधा किलो। लड़का आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे पत्थर बेचना तो था नहीं। आगे एक पंसारी की दुकान पर पहुंचता है, किराने की दुकान पर, जहाँ ये परचून का सामान मिलता है। किराने के व्यापारी के पास पहुंचता है, उससे बोलता है, तो वो उस पत्थर को देखता है, उसे थोड़ा सा आकर्षक लगता है। वो कहता है कि एक काम करो भाई, मैं इसका तुम्हें 1000 रुपये दे सकता हूँ। ठीक है साहब, बेचना तो उसे था नहीं। वो आगे बढ़ जाता है, सोने के व्यापारी सुनार के पास पहुंचता है। वहां पर जाकर के देखता है तो उसको जब वो पत्थर दिखाता है तो उसे थोड़ी बहुत समझ होती है। वो कहता है कि इसका मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। लड़के को अब कीमत समझ में आने लगी धीरे धीरे। वो और भी आगे बढ़ जाता है, हिम्मत भी आ जाती है, आत्मविश्वास भी आ जाता है। पत्थर नहीं है, ये है तो कुछ और, वो समझ जाता है, आगे बढ़ जाता है साहब। जौहरी के पास पहुंचता है, शहर का जो सबसे बड़ा जौहरी होता है वहां पर पहुंच जाता है। उसे दिखाता है वो पत्थर कि भाई इस पत्थर की कीमत क्या है, क्या आप मुझे इसके बदले दे सकते हो। तो वो देखता है उसे और कहता है कि ये हीरा बहुत नायाब हीरा है, करोड़ों में इसकी कीमत है और शायद वो चुकाने की स्थिति में मैं फिलहाल नहीं हूं। तो आपने देखा कि किस तरह से एक पत्थर के हीरे बनने का सफर तय होता है, बशर्ते कि उसे सही तरीके से समझने वाला व्यक्ति हो, सही तरीके से समझ पाने वाला जौहरी उसे पत्थर को मिले। तो अपनी यात्रा लगातार जारी रखनी है जब तक कि आपको पहचानने वाला व्यक्ति आपको ना मिल जाए। आपके अंदर भले ही कई क्वालिटीज हो, कई सारी चीजें हो, लेकिन हो सकता है कि आपको सही जौहरी आज तक ना मिला हो और आप बार बार निराश होते रहे अपनी कम कीमत के आकलन से। तो जो आपकी कीमत का आकलन कर रहे हैं कई बार वो भी सही नहीं होते। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने लिए जौहरी की तलाश करनी पड़ेगी। आप रास्ते में पड़े हुए उस पत्थर की भांति हो जिसे अगर जौहरी ने देखा तो आप हीरे की भांति सजा दिए जाओगे, और अगर किसी सब्जी वाले ने तुम्हें उठा लिया तो तुम उसको केवल सब्जी तोलने से ज्यादा तुम किसी काम में नहीं आओगे। मैं आपको बताता हूं अच्छे तरीके से। मान लीजिए आप एक पीएचडी किए हुए विद्यार्थी हैं, आपने डॉक्टरेट की है और आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। अब हम एक दैनिक जीवन का उदाहरण उठा लेते हैं। चलिए, आप पीएचडी करने के बाद सामान्य तौर पर व्यक्ति शिक्षण कार्य में जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में जाता है। मान लीजिए आप शिक्षण के क्षेत्र में आगे निकल गए, आप वापस अपने घर आते हैं, एक प्राइमरी स्कूल ज्वाइन करते हैं, प्राइवेट, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करते हैं। आप स्कूल ज्वाइन करोगे, आप बता देते हो वहां पर कि आपने पीएचडी की है, लेकिन वो आपकी सैलरी 5000 रुपए भी नहीं देगा। मुश्किल से वो 2000 से 3000 रुपए आपको देगा उन बच्चों को पढ़ाने के। आप उस जगह को छोड़ दीजिए, मिडिल स्कूल में पहुंच जाइए, 8वीं तक के बच्चे जहां पढ़ रहे हो, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो आपको 4000 रुपए देने लगेगा, बढ़ा देगा तनख्वाह थोड़ी सी। आप वही हो,
आपका शिक्षण वही है, बस आपका प्लेटफॉर्म बदल रहा है। फिर आप 10th क्लास वाले स्कूल में चले जाओ, हाई स्कूल में चले जाओ, वहाँ आपको, आप अगर वहाँ पढ़ाओगे तो वहाँ आपको सैलरी और ज़्यादा मिलेगी। आप और आगे निकल जाते हो 12वीं कक्षा के स्कूल में, यानी कि हायर सेकेंडरी में पढ़ाने लगो, तो तनख्वाह आपको 6,000 7,000 रुपये मिलने लगती है। उसके अलावा अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में माफ़ कीजिएगा, चले जाते हैं तो वहाँ आपको वो 10,000 रुपये देगा पढ़ाने के। आप नहीं बदले, आपकी शिक्षा नहीं बदली, आपका शिक्षण नहीं बदला, सब कुछ वही है, बस मंच बदलते जा रहे हैं। मान लीजिए आपने प्राइवेट स्कूल का चुनाव करने के बजाय आपने बहुत अच्छे से तैयारी की और वहां पर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर हो जाते हैं, आपको हजारों रुपए मिलने लगते हैं, 50,000 रुपए मिलते हैं। तो किस चीज में बदलाव आया? आपके अंदर बदलाव आया? नहीं ना। क्या बदला? प्लेटफॉर्म बदला। अरे अगर आप में योग्यता कलेक्टर बनने की है और आप फाइलें उठाने का काम करने लगे, तो फिर इसमें गलती किसकी है? आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी कलेक्टर बन सकता है। आपको पता है कि अगर आप वर्ग 2 का एग्जाम ही दे सकते हो, उसी में आपको सफलता मिलेगी, तो आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन सकते हैं, तो फिर उसके बाद अगर आप छोटे छोटे से व्यापार व्यवसाय या कुछ चीज़ों में उलझेंगे या छोटी छोटी सी नौकरियों में उलझेंगे, तो शायद आपने समाज का जो हित आप कर सकते थे कलेक्टर बनने के बाद, तो वो आपने अहित कर दिया। आपकी क्षमताओं से आपका समाज भी प्रभावित होता है। तो याद रखिए, जो प्लेटफॉर्म आप अपने लिए चुनेंगे, वही प्लेटफॉर्म आपको आपकी उन्नति के द्वार खोलेगा। मेरा सीधा सा कहने का तात्पर्य है कि आप जिस लायक हैं उस मंच का चुनाव कीजिए, भले ही उसके लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़े। मैंने तमाम उदाहरणों के द्वारा अपनी बात आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये बात आप तक सही स्वरूप में पहुंच चुकी होगी। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम ऐसी ही कहानियां और ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ आप सभी के सामने लगातार हाजिर होते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और कैसी कहानियां और किस विषय पर आप मुझसे कुछ नई चीज़ें सुनना चाहते हैं। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, उन तक भी ये जानकारियाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि मैं सकारात्मक तरीके से अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं और ये सकारात्मकता आगे ले जाने के लिए मुझे आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप इसे साझा करेंगे तो ये बात काफ़ी दूर तक पहुंचेगी। हो सकता है कि कोई इस कहानी को सुनने के बाद अपना सही मंच चुन ले और अपने लिए सही जौहरी ढूंढ ले। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस कहानी में फिलहाल इतना ही। नई कहानी के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।